ताजमहल, ये नाम सुनते ही एक तस्वीर जहन में आती है ना? प्यार की वो निशानी जो अनगिनत पोस्टकार्ड्स और तस्वीरों में हम सब ने देखी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कहानी जो हम सब जानते हैं वो पूरी सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। हाँ, एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए मोहब्बत, ये कहानी तो सबको पता है। पर ये तो एक बहुत बड़ी किताब का, आप समझ लीजिए, पहला पन्ना है। तो चलिए इसके बाकी पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये इमारत अपने अंदर क्या क्या राज समेटे हुए हैं। तो सबसे पहले खंड 1, प्रेम के प्रतीक से परे। यहां हम देखेंगे कि ताज सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। शाही ताकत का एक बयान और जमीन पर जन्नत की एक तस्वीर। अब आते हैं खंड 2 पर, एक सम्राट का दुख, एक दृष्टि। देखिए, इसकी कहानी ना नक्शों या पत्थरों से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे गहरे गम से जो आगे चलकर इसकी प्रेरणा बना। तो साल था 1631, मुगल सल्तनत के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त। शाहजहां की सबसे अजीज बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गईं। और इस इतने बड़े सदमे से एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जो पूरे 22 साल तक चला। उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनाने का प्रोजेक्ट जो उनके प्यार की तरह ही लाजवाब हो। और शाहजहां का गम, वो उन पे इस कदर हावी हो गया था कि बस पूछिए मत। 2 साल तक पूरी सल्तनत में संगीत बंद हो गया। जश्न मनाना, इत्र लगाना, सब पर पाबंदी लग गई। इतना ही नहीं, दरबारी इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। कहते हैं कि मुसलसल रोने से उनकी आंखें इतने कमज़ोर हो गईं कि चश्मा लग गया। वो बस एक टूटे हुए इंसान रह गए थे। अच्छा, एक बहुत आम कहानी सुनने में आती है कि ताजमहल की जमीन जबरदस्ती छीनी गई थी। पर आइए फैक्ट्स देखते हैं। जो भी हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे कि 1633 का शाही फरमान, वो साफ साफ बताते हैं कि ये एक प्रॉपर एक्सचेंज था। हिंदू शासक राजा जयसिंह ने इस मकबरे के लिए अपनी खानदानी जमीन के बदले में आगरा शहर में 4 दूसरी प्रॉपर्टीज ली थीं। तो ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक आपसी समझौता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड 3, पृथ्वी पर स्वर्ग का डिजाइन। इस खंड में हम देखेंगे कि ताजमहल का हर एक हिस्सा, हर एक डिटेल एक खास मकसद से डिजाइन किया गया था। और वो मकसद था जमीन पर जन्नत के घर की एक नकल बनाना। तो इस पूरे डिजाइन के सेंटर में है 4 बाग का कॉन्सेप्ट। अब ये 4 बाग क्या है? ये सिर्फ एक सुंदर सा बगीचा नहीं है। ये जमीन पर जन्नत का एक रिफ्लेक्शन है। कुरान में जन्नत के जिन बागों का जिक्र है, ये बिल्कुल वैसी ही एक जगह बनाने की कोशिश है। एक ऐसी पाक जगह जो गुजर चुकी रूह के लिए सुकून का जरिया बने। सोचिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ना एक सफर की तरह डिजाइन किया गया है। पहले आप दुनियावी चीजों से शुरू करते हैं, ताजगंजी के बाजार और सराएं। फिर आप जिलोखाना से होते हुए उस बड़े दरवाजे से गुजरते हैं और अचानक आप एक रूहानी दुनिया में आ जाते हैं। आपके सामने वो जन्नत का बाग, 4 बाग खुल जाता है और ये रास्ता आपको आखिर में उस पाक मकबरे तक ले जाता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल भी एक कहानी कहता है। देखिए, जो भी सहायक इमारतें हैं, जैसे दरवाजे या मस्जिद, उनके लिए लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और फिर अचानक से सिर्फ उस पाक मकबरे के लिए बिल्कुल सफेद संगमरमर। ये जो रंगों का कॉन्ट्रास्ट है ना, ये आपको सांकेतिक तौर पर जमीन से आसमान, यानी दुनियावी चीजों से रूहानियत की तरफ ले जाता है। कितना सोचा समझा डिजाइन है ना? तो अब चलते हैं खंड 4 में, संगमरमर के गहना बक्से के अंदर। अभी तक हमने बड़े डिजाइन की बात की। अब आइए जरा आगे बढ़कर उन बारीक कारीगरियों को देखते हैं जिनकी वजह से ताजमहल एक मास्टरपीस कहलाता है। 28, ये नंबर याद रखिए, क्योंकि 28 अलग अलग तरह के कीमती और अर्धकीमती पत्थर पूरे एशिया से लाए गए थे। इमेजिन कीजिए उन काफिलों को। चीन से जेड लाया जा रहा है, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम। हर एक पत्थर को उस सफेद संगमरमर पर जड़ा जाने के लिए बड़े ध्यान से चुना गया था। और इस बेहतरीन जड़ाई के काम को कहते हैं परचिनकारी। ये तकनीक मकबरे के अंदर भी उस जन्नत के बाग की थीम को जिंदा रखती है। आप सोचिए, संगमरमर की दीवारों पर पत्थरों से ऐसे फूल और बेलबूटे बनाए गए हैं जो कभी मुरझाएंगे नहीं। एक ऐसी बहार जो हमेशा कायम रहेगी। अब एक और दिलचस्प चीज, मकबरे के अंदर जो 2 कब्रें दिखती हैं ना, वो असल में नकली कब्रें हैं, पब्लिक व्यूइंग के लिए। असली ताबूत वो नीचे एक प्राइवेट तहखाने में है, बिल्कुल सादे। ये इस्लामी रवायत के मुताबिक है, जहां मरने के बाद सादगी पर जोर दिया जाता है।
ऊपर शानो शौकत और नीचे बिल्कुल पाक सादगी। 28। ये नंबर फिर से आ गया और इस बार इसका कनेक्शन है आवाज से। अगर आप मकबरे के अंदर कुछ बोलेंगे तो उसकी गूंज ठीक 28 सेकंड तक रहती है। और नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा अकूस्टिक डिजाइन है ताकि मुमताज की रूफ के लिए पढ़ी गई दुआएं हवा में देर तक तैरती रहें, उस पूरी जगह को एक पाक गूंज से भर दें। कमाल है ना? चलिए अब आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं। खंड 5, मिथकों और आश्चर्य की एक विरासत। देखिए, जब कोई चीज़ इतनी मशहूर हो जाती है तो उसके साथ कहानियां, विवाद और नई नई चुनौतियां भी जुड़ जाती हैं। और एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है वो है उन 22 बंद कमरों का राज। तहखाने में जो 22 कमरे हैं जिनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, उनके पीछे आखिर है क्या? क्या कोई राज दफन है वहां? तो चलिए कुछ मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे पहला मिथक, शाहजहां ने कारीगरों के हाथ काट दिए थे। इसका कोई भी एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। दूसरा, नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनने वाला था। ये कहानी भी एक यूरोपियन ट्रैवलर के किस्से कहानियों से आई है जिसका सच से कोई लेना देना नहीं। और वो 22 बंद कमरे, वो असल में स्ट्रक्चरल सेलर्स हैं जो उस दौर की मुगल वास्तुकला में बहुत आम बात थी। तो सच्चाई उतनी भी रहस्यमयी नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग से जुड़ी है। पर ताज की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जिंदा स्मारक है जो आज भी एक लड़ाई लड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण इसके खूबसूरत सफेद संगमरमर को पीला कर रहा है। यमुना नदी का पानी कम होने से इसकी बुनियाद, इसका फाउंडेशन कमजोर पड़ रहा है। तो आखिर में ताजमहल की कहानी सिर्फ एक बादशाह और बेगम की कहानी नहीं रह जाती, ये हम सब की कहानी बन जाती है। ये सिर्फ मोहब्बत या ताकत की निशानी नहीं, ये हमारी साझी इंसानी विरासत का सबूत है। और इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम इस बेमिसाल अजूबे को इस बदलती दुनिया में कैसे बचाएं, बल्कि असली सवाल ये है कि इसका बचा रहना या ना रहना हमारे अपने दौर के बारे में दुनिया को क्या बताएगा।